नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम लोग आगे पढ़ाई चालू करें, मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा। मैथमेटिक्स और फिजिक्स कई सेंस में सिमिलर है। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं हैं। उसी तरह से फिजिक्स को जब आप पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते नहीं हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि जब भी आप मैथमेटिक्स बनाते हैं या फिजिक्स बनाते हैं तो आप अपने हाथ में एक कागज़ और एक कलम जरूर रखते हैं, और ये गलती कभी नहीं करना कि मैथमेटिक्स को और फिजिक्स को पढ़ना, उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के 3-4 क्वेश्चंस पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आने की संभावना भी है। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को अभी रिपीट करूंगा, रिवाइज करवाऊंगा, जो जिसके आने की संभावना काफ़ी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बेहतर होता है कि अगर उस क्वेश्चन को आप डायग्राम में एक्सप्लेन कर दें। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन उसका डायग्राम आप कंफर्म अगर अच्छी तरह से जानते हैं तो अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो एग्जामिनर ये सोचते हैं कि बच्चे को आता है, और इस तरह से आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, प्रिंसिपल फोकस दोनों में होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें डायग्राम में। ये एक हम लोग मिरर बना लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कि मिरर में हम लोगों को स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स ही पढ़ना है। अच्छी तरह से आपको पता होगा कि कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर होता है, और जो सिल्वर्ड पार्ट होता है वो बाहर में होता है, यानी कि ये इस तरह से है। ये इसका सिल्वर पार्ट है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इनवर्ड है, ये वाला, ये इस तरह से। तो इसका जो ये हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस है, पोल है, सॉरी पोल, और ये मान लेते हैं फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, और ये मान लेते हैं सी। अभी हमको फोकस को डिफाइन करना है तो फोकस हम लोग लिखेंगे नहीं, तो ये फोकस अभी लिखना एफ जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसको किस तरह से फोकस हम डिफाइन करेंगे, तो देखें इसमें क्या करते हैं। मान लेते हैं हम सी भी नहीं लेते हैं, ठीक। अनंत पर काफी डिस्टेंस दूर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं इस प्रकार से। ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, और यहां से जो रेज मिरर की तरफ इंसिडेंस करे तो ये इस तरह से ले लेते हैं, और ये इस तरह से ले लेते हैं। ये दो इंसिडेंट रेज हमने लिया। अब ये दोनों इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट होकर पास करता है, तो ये जिस पॉइंट होकर पास करेगा, ये इधर से पास कर गया और ये वाला इधर से पास ये कर गया। तो जिस पॉइंट होकर ये दोनों इंसिडेंट रे, ध्यान में रखें, इंसिडेंट रे 1 और ये 2, और इसका रिफ्लेक्टेड रे ये वाला 1 और ये वाला 2। तो जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे को कट करेगा वही पॉइंट हमारा फोकस कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, अब इस डायग्राम को इस तरह से भी बना सकते हैं। ये मान लेते हैं एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, और हम लोग इसको पोल तो मान ही लेते हैं, ये मिरर है। अब यहां पर दो पैरेलल रेज हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए, ये दोनों रे पैरेलल होना चाहिए। तो ये दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेगा। ये दोनों को देख लीजिए, ये दोनों इंसिडेंट रे है और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है। जहां पर ये दोनों
कट किया, इंटरसेक्ट किया, वही पॉइंट हमारा फोकस होगा। तो ये पॉइंट हमारा फोकस कहलाएगा। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी कई बुक्स में मैंने देखा है, एक डायग्राम और इसके लिए आता है। वो क्या होता है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये एक कॉन्केव मिरर ले लिए और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मान लेते हैं ये P है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये इस तरह से पैरेलल रेज लिया गया। यहां पर नोट कीजिए ये पैरेलल किस तरह से है, ये पैरेलल किस तरह से, इसको देखिए। तो यहां पर देखिए ये पैरेलल अपने आप में पैरेलल है, यहां भी अपने आप में ही पैरेलल रखा गया है, यहां पर भी अपने आप में ही पैरेलल रखा गया। ऐसा नहीं समझिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल होने पर ऐसा होगा, वो दोनों रेज पैरेलल होना चाहिए। ठीक। तो यहां पर ये केस सटीक है। ठीक। तो ये जो दो इंसिडेंट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहां पर से क्रॉस करेगा, इसको देखें। ये कहीं पर भी क्रॉस करे, लेकिन ये जहां पर भी क्रॉस करेगा, एक लाइन हम इस तरह से अगर खींच दें तो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल फोकस होगा, और वो तो डेफिनेटली इसी लाइन पर होगा। यानी कि ये लाइन हम इसको PQ नाम दे देते हैं। ये PQ प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट हमारा फोकस होगा। इसको फोकल प्लेन बोला जाता है, फोकल प्लेन बोलते हैं। तो आप इस तरह से इस तीनों में से किसी भी डायग्राम को बनाइए, एक्सप्लेन कर दीजिए अपने भाषा में, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेगा, चले ना। कॉन्वेक्स मिरर का यूज रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? रियर व्यू मिरर का मतलब क्या होता है? रियर व्यू का मतलब होता है साइड मिरर। मोटरसाइकिल में, कार में, बस में, किसी भी व्हीकल में आप ड्राइवर के पास बगल में एक आईना देखते होंगे, मिरर देखते होंगे, वही है रियर व्यू मिरर। इसको साइड मिरर भी बोलेंगे। ठीक है। तो ये जो साइड मिरर है, ये मिरर कौन सा होता है? आपके पास मिरर 3 प्रकार का है आपके सिलेबस में, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये 3 में से कौन सा मिरर आप यूज करेंगे? अगर आपको मोटरसाइकिल में बगल में पीछे वाला व्हीकल्स को देखना हो तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? क्या इस्तेमाल करेंगे ये हमारे तर्क पर डिपेंड करता है कि हमको क्या चाहिए। तो देखिए, हमको एक ऐसा मिरर चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट का सीधा इमेज बनाए। नंबर 1 बात नोट कीजिए, ऑब्जेक्ट का सीधा इमेज बनाए। अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट है तो ये ऊपर वाला भाग ऊपर ही दिखना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ये इन्वर्टेड हो गया। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए। अब इरेक्ट इमेज यानी कि सीधा इमेज किसमें किसमें बनता है? प्लेन मिरर में भी बनता है, कॉनकेव मिरर में भी बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी बनता है, तीनों में बनता है। ठीक। फिर प्रॉब्लम कि तीनों में बनता है तो यूज कौन सा करें? ठीक है। अब देखें, प्लेन मिरर में जो इरेक्ट इमेज बनता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर उसका इमेज बनता है, ये तो यूज कर नहीं सकोगे। ठीक। कॉनकेव मिरर में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इरेक्ट होता है, मैग्नीफाइड होता है, बहुत बड़ा दिखा देगा। ठीक। और कॉन्वेक्स में जो हम यूज करते हैं, जो उसका रिजल्ट जो आता है वो इमेज छोटा बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो पीछे का क्षेत्र है, पीछे व्हीकल मोटरसाइकिल हम चला रहे हैं तो पीछे का जो एरिया है वो बहुत बड़ा क्षेत्र हमको दिखाता है, वाइड रेंज ऑफ फील्ड। क्या बोलते हैं उसको? वाइड
रेंज ऑफ फील्ड, बड़ा क्षेत्र दिखाता है इतने सा में। तो जो इतना सा में बहुत बड़ा चीज दिखाता है छोटा करके, इरेक्ट करके, तो और हमको क्या चाहिए? तो इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। आंसर समझ में आ गया होगा, समझ गए ना? अब इसको डायग्राम में समझाता हूं। ये देखो, कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए इसका जो सिल्वर्ड पार्ट होगा, सिल्वर्ड पार्ट, एक सिल्वर्ड पार्ट, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सिल्वर्ड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसका अंदर वाला होगा इस तरह से, इस तरह से। इसको हम लोग मान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या है, इसको बना देते हैं। अब क्या है कि ये मिरर जो है, इसका ये सिल्वर है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होगा, यानी कि आईना हमारा ये पोर्शन है, ये वाला, उस साइड वाला। तो हम उधर वाले चीज को देखेंगे ना, इधर वाला तो देखेगा नहीं, उधर वाला को देखेंगे। तो उधर वाला को देखने के लिए हम मान लेते हैं कि ये दो रे लिया गया, एक ये वाला और एक ये वाला। यहां पर ले लेते हैं कि ये दो रे इस पर इंसिडेंस किया। इंसिडेंस करने के बाद ये अभी तुरंत हमने देखा कि पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट इन कॉन्केव मिरर बट सीम टू मीट एट ए पॉइंट इन कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पर मिलता तो होगा नहीं, मिलता हुआ लगेगा, तो हम लोग मिलता हुआ कर लेते हैं। इस तरह से इसको डॉटेड लाइन में मिला देते हैं कि लगता है कि यहां पर ये मिलता होगा, मिलता है नहीं। और ये इस तरह से, ठीक है। अब ये तो इमेजिनरी लाइंस है, तो इसका रियल लाइंस क्या होगा? तो रियल लाइंस ये होगा, इसको पीछे बढ़ा दो इस तरह से, और इसको पीछे बढ़ा दो इस तरह से। तो वास्तव में ये जो नंबर 1 है इंसिडेंट रे, और ये नंबर 2 है इंसिडेंट रे, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 ये होगा, और रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 ये होगा। अब तुम देखो कि ये कितना बड़ा क्षेत्र दिखाता है इतना बड़ा, वाइड रेंज ऑफ फील्ड है कि नहीं? यही वजह है कि कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग साइड मिरर या रियर व्यू मिरर के रूप में बस में, कार में, जीप में, हर जगह करते हैं। समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में फटाफट। रिफ्लेक्शन की बात करते करते हम लोग रिफ्रैक्शन में चले आए हैं। ये रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और रिफ्रैक्शन के इस क्वेश्चन को बताने के पहले मैं एक बार रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक 1 मिनट का बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन करता है तो वो अपना रास्ता से भटक जाता है। जैसे उसको जाना है इधर तो चला जाएगा इधर। ये कब होगा? जहां पर सेपरेटिंग मीडिया शुरू होता है। जैसे ये एयर है और यहां पर से ये वाटर आ गया, तो जब ये वाटर आ गया तो हम इसको सेपरेटिंग मीडिया बोलेंगे। और यहां से लाइट सीधे आ जाएगा, यहां तक सीधा आया, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद, सेपरेटिंग मीडिया के पास पहुंचने के बाद ये अपना रास्ता भूल जाता है, थोड़ा भटक जाएगा। तो ये जो भटकता है, डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, ये इसका भी एक नियम है। फिजिक्स से बगैर नियम का तो होगा नहीं। तो ये क्या होता है कि जब लाइट डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर टू रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जब वो इन करता है, डेंसर टू रेयरर, तो it bends away from the normal. And if it travels from optically rarer to optically denser medium, then it bends towards the normal. ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज है, दो मीडियम होगा ही, एयर और ग्लास। तो ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर में ये इन करेगा, तो ये अपना रास्ता भटकेगा, जरूर भटकेगा। तो किस तरह से भटकेगा? तो ये ग्लास के में जैसे ही इन करेगा तो नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाएगा। एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक। अब यहां पर एक नॉर्मल खींच देते हैं,
ठीक, अब यहाँ पर ये लाइट इस तरह से ये इंसिडेंट रे यहाँ पर आया, ये सेपरेटिंग मीडिया है, ये वाला लाइन सेपरेटिंग मीडिया है। तो सेपरेटिंग मीडिया के पास जैसे ये मीट किया तो ये क्या करेगा, क्योंकि रेयरर ऑप्टिकली रेयरर तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में इन कर रहा है, तो ये नॉर्मल के तरफ झुक जाएगा, यानी इस तरह से ये इसका पाथ हो जाएगा। तो भटका कि नहीं, देखो भटक गया ना, इसको जाना चाहिए था इस तरह से, सीधा बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये भटक के थोड़ा इधर आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं भटक गया। ठीक है, भटक गया। तो अब क्या होता है कि इस, तो हमारा क्वेश्चन यही है, तो इसमें क्या होता है, स्नेल साहब का एक लॉ है, स्नेल साहब का एक लॉ है, जब इस मीडियम से इस मीडियम में आए, एयर टू ग्लास जाए, तो साइन का आई और साइन का आर मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ये आई हुआ और ये आर हुआ। तो साइन का आई दैट इज साइन आई एंड साइन का आर दैट इज साइन आर, इस दोनों का रेशियो एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होगा, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक, मान लेते हैं कि ये एयर टू ग्लास में जा रहा है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, लिखते हैं इसे म्याऊ नहीं म्यू। तो ये जो म्यू है ये एयर से ग्लास में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ए को ऊपर लिख देते हैं और जी को नीचे लिख देते हैं, इसका मतलब है एयर से ग्लास में जा रहा है। अब ये जो कांस्टेंट है ए म्यू जी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू ए म्यू जी इज इक्वल टू होता है साइन आई बाय साइन आर। लेकिन इसका हम लोगों को यूज यहां पर नहीं है, आगे आएगा ही। यहां पर हमको स्पीड निकालना है, स्पीड। तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक, और बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इन द मीडियम। और ये मीडियम क्या है, तो मीडियम पूछोगे कि मीडियम क्या है, तो मीडियम यहाँ पर ग्लास हो जाएगा, क्योंकि ग्लास में जा रहा है तो मीडियम वो उसका ग्लास आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, म्यू हमको दिया हुआ है 1.5, ये 1.5 म्यू ही है, तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1.5 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम तो पता होगा, 3 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, 3 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, यूनिट उसका वही होगा, याद रखो। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम यहाँ पर ग्लास है, तो हम उसके स्पीड को कुछ भी मान लेते हैं, v मान लेते हैं, तो बाय v, देयरफॉर v इज इक्वल टू, ये 1.5 यहाँ चलाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 बाय 1.5। ये डेसिमल के बाद ये है एक जीरो, यहाँ देके इसका डेसिमल हटा देते हैं, 15 से 2, ये 15 से 2 और 2 इंटू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया v, यानी v स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये निकल गया। देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू, ये 2 है 2 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक तरह से बना जाओ, एकदम आना ही है एक। आज जितने भी क्वेश्चन मैं बतला रहा हूँ उसको अच्छी तरह से कर जाओ, डेफिनेटली क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करोगे तो जानो, लाइक जरूर करोगे, लाइक करने के लिए भूल जाते हो, आज लाइक कर देना। ठीक, ये क्वेश्चन भी रिफ्लेक्शन से है,
एक मिरर का नाम लिखना है दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज। एक बार फिर मैं बतला देता हूँ कि इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा, मैग्नीफाइड। तो ऐसा एक मिरर का नाम लिखना है जो कि इरेक्ट सीधा भी इमेज बनाए। अगर ऑब्जेक्ट ये है, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ऐसा ही हो, यानी कि ऐसा हो, सीधा ही है और इनलार्ज है, यानी कि इसका साइज जो है बड़ा है। अगर इसका 5 सेंटीमीटर है तो ये 6, 7, 8, 9 कुछ भी होगा, लेकिन लेस देन 5 या इक्वल टू 5 नहीं होगा। तो ये है, और उसका डायग्राम बनाना है। तो एक बात तो देखो क्लियर है कि ये तो कॉनकेव मिरर होगा। पूछो कैसे? तो ऐसे कि अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में छोटा इमेज बनता है। तो ये तो इसका क्राइटेरिया एक गड़बड़ा गया यहाँ पर, ये इनलार्ज वाला तो बात खत्म हो गई। ठीक है, अब आ जाता है प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर में भी ऐसा चीज नहीं है, वो इक्वल साइज होता है। इनलार्ज, ये इरेक्ट तो तीनों मिरर में इरेक्ट इमेज बन सकता है, लेकिन इनलार्ज वाला जो केस है वो सिर्फ कॉनकेव में होगा। कहां पर? जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, और इसी का इस्तेमाल हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में करते हैं। आंसर समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको डायग्राम से मैं समझाता हूं, ज्यादा देर तक यहां रहेगा। ठीक है, देखो ये पोल मान लेते हैं, और ये हम मान लेते हैं फोकस है, और ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से रख लेते हैं, इसको जरा सा प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज हमको बनाना है। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिए, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंस करेगा तो वो फोकस होकर पास करेगा। ये फोकस होकर पास कर गया, ये रे नंबर 1 है, और यहां पर हम लोग सिंबल के रूप में रे नंबर 1 दे देंगे। अब नंबर 2 में क्या है कि तुम कुछ भी ले सकते हो। सी होकर अगर पास करा देते हो इसको टॉप के होते हुए, वो भी चलेगा। अगर इसको पी पॉइंट से, यहां से पी और फिर इस तरह करोगे, वो भी चलेगा। लेकिन एक इजी रास्ता यहाँ पर ये है कि ऐसा क्या कर दें जो कि ये आराम से आ जाए। तो सबसे बढ़िया है सी से इसको इस तरह से मिला देते हैं, और ये जैसा जानते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन खींचा जाता है, रे खींचा जाता है, वो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, और वो उसी रास्ते से रिटर्न भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इंसिडेंस करने के बाद ये वापस चला जाएगा, और जब ये वापस जाएगा तो ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ता जब जा रहा है तो इमेज बनेगा ही नहीं, मिलेगा कहाँ जो बनेगा। तो इस केस में क्या करते हैं, उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। तो पीछे की तरफ यहाँ पर इसको इस तरह से प्रोड्यूस कर दो, और इस तरह से, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं तो कट जाएगा। तो ये यहाँ इसका ये इमेज बन गया। ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ए बी, और इसका जो इमेज है वो ए डैश, और ये पॉइंट को बी डैश मान लेते हैं। तो हमारा है इरेक्ट भी है, इनलार्ज भी है। तो इसमें जो ये कहता है मिरर कौन सा है, तो हम लोग मिरर यूज करेंगे कॉनकेव मिरर। और ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा पोल और फोकस के बीच में। यही एक केस है जिसमें कि कॉनकेव मिरर में हम लोग को वर्चुअल इमेज प्राप्त होता है, बाकी सारा इमेज इसमें रियल बनता है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस रिवाइज
हुआ शायद तुम लोगों का। अच्छी तरह से इसको एक बार अपने नोटबुक पर लिख लो, और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट में लिखो, मैं पढ़ूंगा इसे। कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन चुन के हर रोज़ तुम लोगों को कुछ ना कुछ बताता रहूँ। ठीक है, आज इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।